अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार हसन। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक आईजी पंजाब, आईजी सिंध, आईजी मोटरवे अमजद जावेद सलीमी साहब। इनसे आज गुफ्तगू करेंगे कि इनका तल्लक कहाँ से है, इन्होंने CSS कब किया, कौन सा इनका कॉमन है और ये इतने बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान में क्या देखा और पुलिस को इन्होंने क्यों पसंद किया। सर, थैंक यू वेरी मच, आपकी मेहरबानी, आपने सर टाइम दिया। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि आपका ताल्लुक किस शहर से है, आपका कॉमन कौन सा है, आपकी एजुकेशन कहाँ से है, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। इफ्तिखार, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली आई एम फ्रॉम टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहाँ के एक छोटा सा गांव है साथ बजवाड़ा हमारा गांव का नाम है। इट इज़ 6-7 किलोमीटर्स ऑन जहांग रोड फ्राम टोबा टेक सिंह। तो वी बिलोंग टू दैट विलेज। वो अपना माई फैमिली इज़ एग्रीकल्चरिस्ट। तो बचपन प्राइमरी तक तो हम गांव में रहे। देन फिर वो हमारी एजुकेशन के सिलसिले में माय फादर शिफ्टेड अस टू सिटी टोबा टेक सिंह। तो मैट्रिक मैंने टोबा टेक सिंह से किया। उसके बाद FSC मैंने फैसलाबाद से की और देन आई ज्वाइंड पंजाब यूनिवर्सिटी PSc जियोलॉजी एंड देन MSc इंजीनियरिंग जियोलॉजी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से की, इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी से। देन फिर उसके बाद पहले तो ये सोचा था कि जियोलॉजी को एज ए प्रोफेशन बनाएंगे, लेकिन फिर दौरान एजुकेशन फील हुआ कि दिस प्रोफेशन इज़ नॉट मेंट फॉर मी, आई हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। एंड तो मैं फिर CSS का एग्ज़ाम दिया। CSS में मेरी पोजीशन 16th आई उन दिनों। तो आई वॉज अलॉटेड पुलिस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान। तो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में मैंने एज एन ASP ज्वाइन किया अंडर ट्रेनिंग एकेडमी में। इट वाज 1 नवंबर 86। मेरा कॉमन है 14th कॉमन प्रोग्राम में हमने ज्वाइन किया नवंबर 86 में। कोई 9 माह की ट्रेनिंग थी उन दिनों। फिर उसके बाद पुलिस ट्रेनिंग के लिए हम पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद उन दिनों सवा में होती थी, 9 माह वहाँ रहे। फिर उसके बाद अंडर ट्रेनिंग पीरियड होता है 8-9 माह का, वो मैं सरगोदा में ASP अंडर ट्रेनिंग। तो वो बड़ा अच्छा टाइम पीरियड था। उसके बाद हमारी पोस्टिंग FC में होती थी उन दिनों। फर्स्ट ईयर ऑफ आवर कैरियर वाज इन फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी। तो वो मैं एक जगह है उगी, इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस इन पाकिस्तान, इट्स इन हज़ारा एरिया। ये वहाँ पे मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग हुई। तो बहुत अच्छी वो दोज वर वेरी मेमोरेबल डेज। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा वहाँ पे। वो ऑल जो हिल स्टेशंस हैं ना पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन, वो दोज वर ऑल इन आवर एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कागान, नारान, नथिया गली, दिस सॉर्ट ऑफ एरियाज। तो वो सारा दिन ट्रैवलिंग और वो बड़ा अच्छा, इट वॉज हनीमून पीरियड। तो उन दिनों वैसे भी मेरी नई शादी हुई थी, तो हम सारा दिन अपना काम भी करते थे और वो उस बहाने इंस्पेक्शंस वगैरह पे जाते थे और अच्छा टाइम गुजरा। फिर मैं पंजाब में मेरी एलोकेशन थी, तो वी केम बैक टू पंजाब। पंजाब में मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग हुई ASP नारोवाल। तो ASP नारोवाल के बाद मैं ASP चिन्योट गया। ASP चिन्योट के बाद मैं ASP सदर फैसलाबाद और वहाँ ही प्रमोट हो गया। तो वहाँ पे मैं एडिशनल SP तैनात हुआ। तो कुछ 4 साल का अरसा इस तरह मैं फैसलाबाद में रहा। उसके बाद फिर मैं कुछ थोड़ा अरसा के लिए बहावलपुर गया एज SP बहावलपुर, कुछ 4-1 माह। फिर मैं गुजरांवाला चला गया, 2 साल मैं गुजरांवाला रहा। गुजरांवाला के बाद मैं एज AIG ट्रेनिंग तैनात हुआ कुछ देर के लिए। बेसिकली इट वाज अ ट्रांजिटरी टाइम। IG साहब वांटेड टू पुट मी सम अदर डिस्ट्रिक्ट, तो 2-3 माह के लिए मैं रहा। तो फिर मैं आई वाज पुट एज अ डिस्ट्रिक्ट SP मियांवाली उन दिनों बड़ा टर्बुलेंट सा था। तो वो मैं आपका पहला डिस्ट्रिक्ट मतलब आप कह सकते हैं पहले तो, मतलब मैं एडिशनल SP की और एक्टिंग चार्ज रहा मेरे पास गुजरांवाले का, लेकिन वो दैट वाज एक्टिंग चार्ज फॉर 4 मंथ। तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कमांड जो जिसको इंडिपेंडेंटली कह लें वो मियांवाली ही थी। तो वो फिर मैं कोई 3.25 साल रहा।
अच्छा, पहले स्टेशन में आप पौने 4 साल पौने रहे। 4 साल मुझे वहाँ से चेंज ही नहीं करते थे। मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया इस हिसाब से, वो बहुत ही टर्बुलेंट था, बड़ा ही उन दिनों हालात ख़राब थे। अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व द पीपल एंड द डिस्ट्रिक्ट एंड द नेशन। तो वो बड़ा काम किया। फिर उसके बाद ये आई वेंट देयर इन जुलाई 97। तो जुलाई 97 के बाद 99 में वो मुशर्रफ साहब का मार्शल लग गया। दे शिफ्टेड ऑल ब्यूरोक्रेसी एक्सेप्ट मी। आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज नॉट शिफ्टेड बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंस इन द एरिया। वो गवर्नर केम जो उन दिनों थे मोहम्मद इकबाल। जरूरत थी आपकी वहाँ पे? आई डोंट नो, वो कहने जी यू विल स्टे, यू विल नॉट बी शिफ्टेड, यू विल स्टे। तो मैं हालांकि आई वांटेड टू गो टू सम अदर प्लेस, तंग आ गया था मैं उधर रह रहा। 4 साल बड़ा टाइम, बहुत लंबा टाइम। फिर उसके बाद मैं यूनाइटेड नेशन मिशन था बोस्निया हर्ज़ोगोविना, तो उसके लिए मैं सिलेक्ट हो गया। वहाँ चले गए, वो 1.5 साल का सब वहाँ रहे। वहाँ से वापस आए तो आई वॉज पोस्टेड एज DPO साहिवाल। इट वॉज अ वेरी गुड डिस्ट्रिक्ट, बड़ा अच्छा। DPO साहिवाल के बाद मेरी तैनाती हुई एज DPO सियालकोट। सियालकोट के बाद मेरी तैनाती थोड़ी देर स्पेशल ब्रांच में रही, और मैं बलूचिस्तान मेरा अपना चेंज होगी, अपना वो सूबाई इंटरचेंज उन दिनों कर रहे थे। तो मैं बलूचिस्तान चला गया। बलूचिस्तान में मैं 1.5-2 साल रहा। वहाँ पे आई वाज स्टाफ ऑफिसर टू द इंस्पेक्टर जनरल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। दैन फिर मैं DIG कोयटा CCP के साथ अपना DIG इन्वेस्टिगेशन कोयटा, तो वो पुलिसिंग बलूचिस्तान की भी देखी। दैन दोबारा पंजाब मेरी एलोकेशन हो गई, तो दैन आई वाज पोस्टेड एज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झंग। 2 साल में झंग रहा DPO। वो भी अच्छा एक एक्सपीरियंस था, सेक्टेरियन हिट एरिया था वो, तो काफ़ी उधर भी मतलब यूनिक एक्सपीरियंस था टू वर्क इन ए सेक्टेरियन हिट डिस्ट्रिक्ट। उन दिनों बहुत ज़्यादा था। फिर मैं वापस आया लाहौर में AIG फाइनेंस रहा। तो दैन 6 माह के बाद मेरी प्रमोशन हो गया एज DIG के तौर पे। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग एलीट DIG एलीट पंजाब। उन दिनों DIG हेड करता था एलीट को। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट फिर वो गवर्नर राज जब लगा तो आई वाज पोस्टेड एज DIG ऑपरेशंस लाहौर। वो बड़ा टर्बुलेंट टाइम था, उसमें मुझे लगा दिया समहाउ। वो उसके बाद सलमान तसीर वाला यस, गवर्नर, जब गवर्नर सलमान तसीर बने उन्होंने, मतलब उन दिनों आई वाज पोस्टेड। तो वो उसके बाद मैं वहाँ से लाहौर ऑपरेशंस के बाद मेरी जो पोस्टिंग फर्स्ट पोस्टिंग एज RPO हुई वो साहिवाल थी। अच्छा, फिर साहिवाल आप आ गए? दोबारा साहिवाल। पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, दैन डिविजनल पुलिस ऑफिसर एज एन RPO DIG। तो वो साहिवाल नई रेंज बनी थी। अच्छा, मुल्तान से जब अलग मुल्तान से अलग हुई थी। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट थे, साहिवाल, पाकपतन और उकाड़ा। लाहौर से मिला के उन्होंने नई रेंज, तो उसको इस्टेब्लिश करना एक काफ़ी यूनिक सा एक्सपीरियंस था जिसमें से मुझे गुजरना पड़ा। तो वो उसमें हर चीज़ को सेट करना था, अपना ऑफिसेज बनाने थे, बिल्डिंग्स बनानी थी, वेलफेयर के काम करने थे, अपना फोर्स का वो सारी सीनियरिटीज़ फिक्स करनी थी। इट वाज अ गुड लर्निंग एज एन RPO। तो वो मैं 2 साल रहा जब रेंज इस्टेब्लिश कर। फिर उसके बाद मैं स्टाफ कॉलेज चला गया। स्टाफ कॉलेज के बाद मैं आके, अब स्टाफ कॉलेज आया तो फिर उसके बाद मैं वापस आके RPO सरगोदा तैनात हुआ। अच्छा, RPO सरगोदा करते हैं उसी रेंज में जहाँ मियाँ वाली थी आप? हाँ, मियाँ वाली। मैं ASP ट्रेनिंग भी उसी रेंज में था, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट भी उसी रेंज में फर्स्ट किया। देन आई वाज RPO देयर। तो वो कोई 1.5 साल RPO रहने के बाद वन फाइन मॉर्निंग CM केम टू माई रेंज। तो मुझे कहते कि आई एम टेकिंग यू टू लाहौर एज CCP। आई डिडंट नो एट व्हाट पोजीशन ही इज टेकिंग टू मी। देन आई सेड सर where should I going? So he said कि I am taking you as CCP Lahore। फिर उन्होंने CCP Lahore लगा दिया, which was again a prestigious posting for any police officer, senior police officer। वो उसके बाद मैं CCPO के बाद जब दोबारा आया अपना
फिर मेरी तैनाती वहाँ से एज DIG एस्टेब्लिशमेंट हो गई। ठीक है सर। अब तो वहाँ पे 2-3 DIGs आ गए, 2 DIGs आ गए, एडिशनल IG। उन दिनों वो एक ही DIG पहले DIG एक ही था, अब एक 1 2 वाला अब 1 और 2 हो गए हैं। वो फिर सारी पंजाब कांस्टेबलरी सारी को DIG एस्टेब्लिशमेंट देखता था, वो भी काफ़ी काम था वहाँ पे। मैं पूरा 1.5 साल, फिर देन आई वाज अगेन प्रमोटेड टू IG's ग्रेड, दैट इज़ एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस। फिर वहाँ से मुझे द डे आई वाज प्रमोटेड, CM sent me to Multan as additional IG RPO, रीजनल पुलिस ऑफिसर। तो वहाँ पे मैं 1.5-2 साल रहा। फिर उसके बाद मैं दोबारा मेरी तैनाती हो गई वापस CPO में, और मैं कुछ देर फेडरल गवर्नमेंट गया। फिर वापस मुझे इन्होंने बुला के एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोल लगा दिया। वो भी एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था फ्रॉम नॉर्मल पुलिसिंग टू हाईवे पुलिसिंग। तो वो 2 साल मैं वहाँ पे रहा टिल द टाइम आई वाज प्रमोटेड टू द नेक्स्ट ग्रेड 22। जब मुझे ग्रेड 22 मेरा ख्याल ये मिला है, PHP में थे तब? यस, आई वाज एडिशनल IG PHP। तो 14 में मैं गया था, मेरे ख्याल से 16 में मुझे 22 मिला। तो फिर मैं मुझे 22 की पोजीशन इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मोटरवे लगा दिया गया। और मोटरवे पे कोई महीना की गुजरा होगा तो इलेक्शन आ गया। तो इलेक्शन पे मुझे IG सिंध भेज दिया गया, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस। मैं सिंध कभी सर्व नहीं किया था, इट वाज माय फर्स्ट। पहली पोस्टिंग थी सिंध में आपकी? सिंध में फर्स्ट टाइम गया था मुझे, बिल्कुल अब बतौर IG में गया। वो बड़ी जल्दी ग्रेस्प करना पड़ा सारा, वहाँ का डिफरेंट पुलिसिंग थी, डिफरेंट सिस्टम्स, हर चीज़, माहौल डिफरेंट। तो मेरा थैंक गॉड वो इलेक्शन बड़ा सेफ हुआ, बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ। माई सेल्फ एंड मेरे साथ वो चीफ सेक्रेटरी थे आज़म सुलेमान साहब, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग ऑफिसर। वो अच्छा हमारी टीम ने, मतलब विदाउट एनी कैजुअलिटी इलेक्शन हुआ। दिस वाज द फर्स्ट इलेक्शन कराची और पूरे इंटीरियर सिंध में, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ए गुड इलेक्शन। तो पूरे मुल्क में हुआ, बाकी भी अच्छा ही हुआ होगा, लेकिन कम से कम मुझे सिंध की बड़ी बात है, क्योंकि सिंध में कीपिंग इन व्यू दी लैंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ सिंध, स्पेशली ऑफ कराची एंड, तो वो बड़ा एक लोगों ने अप्रिशिएट उसको किया। इवन इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि सिंध में कोई, आपको पता है कि अरसा दराज से बहुत टेंशन थी शहर में, बड़ी कराची में बड़ी, यस, जो इलेक्शन के दौरान अच्छा था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सारा बहुत अच्छा रहा। उसके बाद जब इलेक्शन ख़त्म हुए, ज़रा नई गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने अपना इंस्पेक्टर जनरल चाहिए होता है उनको, उन्होंने अपना नया लगा लिया। मुझे कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी लगा दिया गया। अच्छा, NP नेशनल पुलिस एकेडमी। मैं इस्लामाबाद आ गया, अभी कुछ दिन ही हुए थे, 18 दिन शायद मेरा ख्याल में रहा हूँ वहाँ पे। तो देन अगेन मुझे उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब लगा दिया। अच्छा, आप IG पंजाब? IG पंजाब। तो एज IG पंजाब विद दिस मैंडेट कि पुलिस को रिफॉर्म करना है और इम्प्रूव करना है लॉ एंड ऑर्डर को। खैर वो जितनी हमारी कैपेसिटी थी, कोशिश थी अपनी, वो हमने काफ़ी मेहनत की। लेकिन वो 6 माह के बाद मुझे वहाँ से चेंज करके फेडरल सेक्रेटरी लगा दिया गया। फेडरल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल। मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल अगेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। नारकोटिक्स के लाभ से पाकिस्तान उसमें टारगेट हिट एरिया है इन द कमिटी ऑफ नेशंस, सारा ट्रांजिट रूट पे है नारकोटिक्स के, और फर्स्ट लाइन है इसको कम्बेट करने के लिए, जो कि नेबरिंग कंट्री जहाँ से ज़्यादा आती है। तो उस पर काफ़ी मैं टिल माई डे ऑफ रिटायरमेंट, दैट इज़ वाज 1 February 2020, आई वाज एज वर्किंग एज फेडरल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स। अच्छा सर, आप एक देहात से उठे, जारी बात है, देहात वालों के लिए बड़े एजाज़ की बात है। हाँ। पाकिस्तान के अहम उहदों पर आप फैज रहे, क्या महसूस करते हैं कि देहात के लोगों को क्या पैगाम देंगे? स्पेशली वो देहात का बच्चा जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, वो समझता है कि हमारे नसीब सिर्फ यहीं तक है, क्या मैसेज देंगे? इफ्तिखार, मैं तो हमारा जो स्कूल था ना देहात में, वो इतना मतलब आप कह लें कि बैकवर्ड था कि हमारे स्कूल में एक छोटा सा कमरा होता था और दरख्त होते थे जिसके नीचे हम बैठते थे, और यू बिलीव मी और नॉट, हमारे स्कूल में टाट भी नहीं होते थे। अच्छा।
हाँ, घर से हम कोई बैठने के लिए कोई टाट टाइप चीज़ लेके जाते थे, तो उधर जाके वो उस पे बैठते थे। लेकिन वो बड़ा ही अच्छा लगता था उन दिनों, वो हर चीज़ मुझे नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है। अभी मैं जाता हूँ गाँव तो मैं जाके अपना स्कूल देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो। खैर अब तो इम्प्रूव हो गया हुआ है। अच्छा सर, आप किसान के बेटे हैं, बिहार से उठे हैं, हाँ। पाकिस्तान के अहम उहदों पर रहे हैं, हाँ, क्या मुश्किलात आपने देखी? मुझे- बिहार के बंदे को क्या मुश्किलात नहीं, आती पहले हैं? ये लोग बात बैठे बताऊं, हुए हैं, नहीं, लोग घबराए बैठे हैं कि शायद हम जाएंगे। माय फादर वाज एन एजुकेटेड मैन, ही वाज एन ओल्ड ग्रेजुएट। तो वो उनकी जो ख्वाहिश थी वो कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं। वो रहते तो हम देहात में थे, बिलोंग तो मतलब ज़िम्मेदारा घराने से हम करते हैं, लेकिन उनको ये बहुत इस बात थी कि ये मेरे बच्चे सारे जो है ना वो मतलब पढ़ लिख जाए। और वो उसके लिए वो कोशिश की उन्होंने, जो भी मैक्सिमम उनसे। अच्छा सर, ये पुलिस में जाने का उनका शौक था? नहीं, उनका बिल्कुल शौक नहीं था वो, बल्कि जिस दिन मैं पुलिस में गया वो बड़े परेशान हुए थे। अच्छा, ना ये मेरा शौक था, ऐसे ही मैं नहीं कहता। अब मुझे अच्छी लगती है पुलिस, चूँकि मैंने सर्व किया इसमें 35 ईयर्स, तो अब मैं इसको ओन करता हूँ। और मैं अब मुझे दोबारा भी ज़िंदगी मिले तो शायद मैं पुलिस को ही ऑप्ट करूँ। अच्छा, आप आपकी पसंदीदा क्योंकि मैंने इसमें इतना मतलब काम किया, इसको मतलब इतना इसमें इतना स्कोप है इम्प्रूव करने का चीज़ों को, वो मेरा ख्याल है कहीं और नहीं है। अच्छा। हाँ, इसलिए कि पुलिस का जो जॉब है ना वो है बेसिक लॉ को इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, अब लॉ को ही लोग ब्रेक करते हैं, उसमें आपको हर जगह मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। ये जॉब नहीं है, ये एक एक्सपीडिशन है, ये एक मुहिम है। ये इसमें बंदे को एज ए मिशन आए तो वो आए, ये इसको जॉब समझ के नहीं आना चाहिए। जॉब समझ के आप इसको कामयाब नहीं हो सकते। इसमें हर लम्हे, हर मोड़ पे, हर घंटे बाद नया चैलेंज फेस करना पड़ता है। वो चैलेंज चाहे फिजिकल आपकी जान खतरे में हो सकती है, आपके बच्चों की जान खतरे में हो सकती है, आप से किसी की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए कि जब लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप बाहर निकलते हैं तो वो क्रिमिनल्स तो नहीं देखते कि आगे शरीफ आदमी है, जेंटलमैन है, पुलिस अफसर कौन है, उन्होंने तो अपना काम करना होता है। सो आपको भी रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो उस रिस्पॉन्स में बाज़ औक़ात आपका भी नुकसान हो जाता है, दूसरे का भी हो सकता है। तो बाज़ औक़ात इनोसेंट पुलिस ऑफिसर्स को भुगतना पड़ता है, और बाज़ औक़ात इनोसेंट लोगों को आप भी कोई नुकसान पहुंच सकता है। सो पुलिस की नौकरी इस लिहाज से बड़ी ही चैलेंजिंग है, और स्पेशली अ प्लेस लाइक पाकिस्तान जहाँ पे कोई बंदा भी लॉ को मतलब मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हर बंदा कहता है कि मेरी मर्ज़ी का लॉ हो, मतलब माइट इज़ राइट, जहाँ पे हर बंदा चाहता है कि जो मतलब आप जिस माशरे में रहते हैं आपको भी पता है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं। अच्छा सर, जिस तरह मैंने पहले बात की कि देहात के लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जिससे आपने अपने वालिद का जो ख्वाब था वो पूरा किया, इसके लिए किन किन मुश्किलात का सामना है? इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं, मैं आपको बताता हूं, देख के दूर से डरे बैठे हैं, फैमिलीज डरी बैठी हैं कि कैसे जाएंगे। नहीं, आपने पाकिस्तान के बड़े बड़े उहदों पर आप पहुंचे, देहात से उठ के। मैं आपको एक बात बताऊं कि इफ्तिखार इसमें डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, मतलब एक है अपना फ्लेक्सिबिलिटी एंड पर्पस एंड रिजिडिटी एंड मिशन। आपका जो पर्पस है उसमें आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। जब आपने फैसला कर लिया है कि मैंने बच्चों को पढ़ाना है, और बच्चे ने भी फैसला कर लिया है कि अगर मैं ना पढ़ा तो मेरी फ्यूचर वही है जो गांव में देहात में रहने वाले आम देहातियों की है। वहाँ पे पोल्यूशन है, वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी है, एक्सेस नहीं है, ना जस्टिस को एक्सेस है, ना मेडिकल केयर को, ना एजुकेशन, वो किसी चीज़ को एक्सेस नहीं है देती हमारे माहौल में। और ना ही कोई सोचता है कि इन बेचारों का अब मेरा जो देहात है, मतलब मैं अगर उसको विजुलाइज करूँ 50 ईयर्स बैक, तो बहुत खूबसूरत देहात, छोटा सा हमारा गांव, बहुत खूबसूरत था। वो इतना खूबसूरत था कि वो भी अच्छा है, लेकिन उस वक्त बहुत ही खूबसूरत था। वो छोटा सा हमारा गांव है, उसमें उसके बड़ी खूबसूरत पुरानी मतलब चकूक है अंग्रेज के बनाए हुए, 200 फुट चौड़े बुलेवार्ड है उसकी सड़कों के।
अच्छा, उसकी जो मेन बोले मतलब वो 200 फुट 200 फुट बहुत बड़ी बहुत बड़ी सड़क सड़क है है। ये पेरिस की सड़कों के। अच्छा, फिर उसके इर्द गिर्द चारों तरफ 4-4, 5-5, 6-6 एकड़ की गवर्नमेंट लैंड्स थी जो अब लोगों ने कब्जा कर लिया है। वो खाली होती थी, उसके बाद हमारी ज़मीनें शुरू होती थी और उन सारी ज़मीनों में बागात लगे हुए थे और खुशबू आती थी। सुबह उठ के घर से बाहर हम जाते थे तो इतनी खुशबू फैली हुई थी, हर तरफ होती, बड़ा खूबसूरत था वो माहौल, बड़ा अच्छा था। अब वक्त के साथ साथ आबादी बहुत बढ़ गई है, वो गरीब लोग बेचारे, उनको और तो समझ ही नहीं है, वो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, 12-12, 13-13, 18-18 बच्चे उन फैमिलीज़ के, जो हमारे मेरी एज के मेरे क्लास फेलो उस वक्त स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन मुझे मिला, एक मैं कितने बच्चे तुम्हारे, कहता जी माशाल्लाह 12। मैं कहा तुम करते क्यों? कहते कुछ भी नहीं करता। अब वो कुछ भी नहीं करता, गाँव में रहता, 12 बच्चे हैं, वो कहाँ रहेंगे, कहाँ उनकी एजुकेशन होगी, कहाँ उनको उनकी मेडिकल केयर होगी, मतलब उनका घर में, उनका घर भी नहीं है और इवन देन दे आर वेरी हैप्पी। अच्छा, अब वो सिर्फ वो इसलिए कि उनको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी की दौड़ में ज़िंदगी की फैसिलिटीज़ भी कोई चीज़ हैं, या इन बच्चों के भी कुछ हकूक़ हैं आप पे। अब इतने बच्चे होंगे तो उनके हकूक़, फिर मैंने उससे पूछा भी तेरे इतने 12 बच्चे तो इनके हकूक़ कैसे? मेरे 2 बच्चे हैं, मैं थोड़ा मतलब साहब हैसियत भी हूँ, मुझसे 2 बच्चों का मतलब पूरा नहीं हो रहा एजुकेशन और उनको फैसिलिटीज़। समटाइम आई फील के यार वो मैं इंसाफ नहीं कर सका जो मुझे चाहिए था। तुम 12 बच्चों को कैसे करते? उनको एजुकेशन ही नहीं, उनको समझ ही कोई नहीं। दिस इज़ द इशू विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। फिर हेल्थ केयर कोई नहीं है, सैनिटेशन कोई नहीं है। वो सड़कें जो 200-200 फुट बुलेवार्ड थे उन दिनों अंग्रेज़ ने वो जो डिज़ाइन की हुई, अब वहाँ पे वो चूँकि बच्चे 12-12 हो गए ना, वो किसी ने बाथरूम बाहर कर लिया, किसी ने बैठक बाहर बना ली, किसी के बाहर ढेर पड़ा हुआ है, वो जो फिल्थ डिपो बने हुए हैं बाहर। अब वो सड़कें छोटी होती जा रही हैं और वो आगे से घर बाहर को निकलते जा रहे हैं, बल्ज हो रहे थे बाहर को। और कोई एडमिनिस्ट्रेशन गांव में जाके वो नहीं उनको समझाती कि भी अपनी हदूद में रहें, ये सरकारी जगह है, इस सारी ज़मीनों पे कब्जा हो गया। हमें मेरे अपने गांव के चारों तरफ जो स्टेट लैंड थी उस पे नाजायज़ काबज़ीन ने कब्जा किया। तो इस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई क्या रोल प्ले करना चाहिए? नहीं, इनको देखो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तो यही करना चाहिए ना कि जो इलाके का पटवारी है, जो इलाके का तहसीलदार है, पहले एक वहाँ पर सिस्टम जो बड़ा अच्छा अंग्रेज़ का होता था, वो नंबरदार होता था, वो किसी को नहीं करने देता था। अब उस नंबरदार बेचारे को पूछना ही नहीं है, वो बेख्तियार कर दिया। और उसके आगे भी सुना है, अब मैं पता नहीं, मैं काफ़ी देर से चेक नहीं किया, वो पिछले दिनों पता चला था कि उसको भी वो हेरिटेज होता था, वो उन्होंने ख़त्म करके वो कोई जिसको मर्जी बना दी, ऐसी पॉलिसी बन रही। मतलब वो बगैर सोचे समझे जो मशरूम ग्रोथ हो रही है और आबादी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो एड्रेस करने वाली बात जो है वो आबादी है सबसे पहले, उसके बाद आपकी आबादी के बाद एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन। अब यकीन करो, गाँव में देहातों में बच्चों के खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं छोड़े हुए, वो सारे ग्राउंड्स थे। हम वहाँ गांव में रहते थे तो वो रड़ी हम उसको कहते थे, वो रड़ियाँ होती थी, वो बड़ी खुले फुटबॉल हम खेलते थे। अब उन सारी जगहों पे वो गंदे गंदे उन्होंने छोटी छोटी वो स्लम्प एरियाज क्रिएट कर दिए हैं, वो पता नहीं कहाँ से लोग आ गए। तो सर, आप हर देहाती शख्स का भी ताल्लुक देहात से है, उसके लिए आप रोल मॉडल हैं। आप क्या समझते हैं कि तालीम के अलावा देहातियों के पास और क्या हल है? बहुत हल है। देखो, देयर आर लॉट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एवरी इशू, बट एवरी इशू इज रूटेड थ्रू एजुकेशन। मसला आपने एग्रीकल्चर भी करनी है, आपके अब ज़मीनें बांटते जा रहे हैं। वो जिनके पास पहले 1 मरबा ज़मीन होता था, अब उनके 4-5 बच्चे, उनके आगे 8-8 बच्चे, अब वो कनालों पे आ गए। ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर सेंसिबल इन द विलेजेस, जिन्होंने बच्चे कम हैं, उनकी ज़मीनें सेफ हैं। देयर आर फ्यू पीपल। मेजॉरिटी की ज़मीनें ख़त्म होगी, बांट दी, वो बेचते फिर रहे, कॉलोनियाँ बनाते फिर रहे। पहली तो बात यह है कि गवर्नमेंट को एक चीज़ इस बात पर जोर देना चाहिए, ग्रीन एरियाज़ जो ऑर्चर्ड लाइन्स हैं पंजाब की, वहाँ पे कॉलोनियाँ क्यों बनाएंगे भी? वो आपने कहीं बनानी है तो जाके किसी डेजर्ट में या किसी प्लेटियो में, जो गैराबाद पानी निकालें, वहाँ पे जाके शहर आबाद कर लें। आप जो ग्रीन एरिया उसको खाए जा रहे हैं। ये एग्रीकल्चर स्टेट है, ये एग्रीकल्चर मुल्क है, इसमें तो जितना एग्रीकल्चर पे तवज्जो दो कम है। अब आप देखो ना, अब आप एग्रीकल्चर की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दो, रिसर्च एरियाज़ की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दो, वही जो एक एकड़ का मालिक है वो उसी 1 एकड़ में गुलो गुलजार कर देगा।
उसी 1 एकड़ में मतलब वो इतनी अच्छी बार बार रिपीटेड फसलें ले सकता है। और आजकल तो बड़े बड़े सिस्टम, ड्रिप सिस्टम आ गए हैं और बड़ी मॉडर्न रिसर्च हो गई है। तो वो देहातों में मेरा ज़ाती ख्याल है कि जब तक ये एक्सटेंडेड प्रोग्राम्स नहीं देहातियों को देंगे, उनको किसी माइल नहीं कर, अब वही 25-30 मन कणक गंदम पैदा कर रहे हैं और वो बेचारे सारा साल पानी लगाते रहते हैं। वो किसान मतलब अगर आप देखें क्या होता है, एक 2 एकड़ का मालिक, वो एक उसने लंगोट कसा होता है, एक उसके चेले इधर को कसी होती है और वो खालों में फिर रहा होता है सारा साल, और आखिर पे निकलता क्या है 25-30 मन गंदम, 40 निकल आती होगी, 50 निकल आती होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं वो कर। अब उस 1 एकड़ को जिसका पानी भी है उसके पास, सारा कुछ उसके पास, अपना एग्रीकल्चर टूल्स भी मौजूद हैं, उसको काम करना आता भी है, बट व्हाट ही लैक्स दैट इज एन एजुकेशन। वो एग्रीकल्चरल एक्सटेंडेड प्रोग्राम्स फॉर विलेजेस शुरू करें ऑन वन हैंड, सेकंड हैंड पे जो इनकी सैनिटेशंस का इंतज़ाम करें, एक्सटेंसिव प्रोग्राम्स गवर्नमेंट को बनाने चाहिए। फिर हर देहात में कम से कम 2-3 स्टेडियम्स या ग्राउंड्स, मतलब देहातियों को बहुत ज़्यादा बिल्डिंगों की ज़रूरत नहीं होती, वो बड़े सादे लोग हैं, उनको एक मार्क करके दे दें, लकड़ी से मार्क करके 4 कीले लगा के दे दिए, दिस इज़ ग्राउंड, इसमें किसी ने नहीं करना, और खेलें शाम को, मैंडेटरी कर दें, और उसके कोई मार्क्स दे दें, उसके कोई उनको कोई इंसेंटिव्स दे दें कि जो बच्चा खेलेगा उसके, मतलब कुछ कोई इंसेंटिव्स हो सकते हैं। इस तरह आप अपनी एक हेल्दी नेशन बना लेंगे, इस तरह आप एक प्रोग्रेसिव नेशन बना देंगे। मेरा ज़ाती ख्याल है कि रूरल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट को बहुत जोर देना चाहिए, और फौरी ज़रूरत है इस बात, और इतनी ज़रूरत है इस बात की। वहाँ से बड़े बड़े लायक निकलते हैं, बड़े बड़े काबिल लोग देहातों से निकलते हैं। तो मतलब अब हमने कम्पीट किया है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, हर जगह हमारे साथ बाहर के पड़े हुए लोग भी होते थे, एचिसोनियंस भी होते थे, सारी जगह पर कभी हमें तो फील ही नहीं हुआ। मैं तो हर जगह बताता हूँ कि मैं तो एक टाट टाइप स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, हर जगह, हर बड़ा खुश होकर मैं बताता हूँ, कोई मुझसे मुझे कभी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ किसी बात का, अल्हम्दुलिल्लाह। सलीमी साहब थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अमजद जावेद सलीमी साहब देहाती लोगों के लिए फ़ख्र की बात भी है कि पाकिस्तान के अहम ओहदों पर फैज़ रहे, IG पंजाब भी रहे, IG सिंध भी रहे, IG मोटरवे भी रहे, इसके अलावा भी बड़े बड़े इलाकों की, बड़े बड़े रीजन की इन्होंने कमान संभाली। और उनका ये कहना है कि तालीम के बग़ैर देहाती लोगों की तरक्की नामुमकिन है। अपने बच्चों पर, अपने आप पर तवज्जो दें, यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।